Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all my dear students. I am Tahir Usman, your teacher, your mentor. पिछले लेक्चर में मैंने आपको केमिस्ट्री के पहले चैप्टर के बेसिक कंसेप्ट के हवाले से एटम की हिस्ट्री बताई थी, मैटर के बारे में बताया था। तो मज़ीद आज नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें मज़ीद बात करेंगे कि मैटर और एटम के बारे में। पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि मैटर क्या होता है, एटम क्या होता है, फिर उनके बाद उनकी हिस्ट्री बताई थी कि पिछले पुराने ज़माने में किस तरह सोचा जाता था। फिर ग्रीक फ़िलासफ़र जो थे वो उसके बारे में क्या सोचते थे। उसके बाद मैंने डेमोक्रेटिक्स के बारे में बताया। फिर उसके बाद मज़ीद आगे ये है कि जो मैटर और एटम के बारे में मैं एक बात आपसे करना भूल गया था। वो ये था कि मैंने आपके ज़िम्मे ये काम लगाना था कि आपने कोई ऐसी चीज़ ढूंढनी है जो मैटर ना हो। मैटर की तारीफ़ तो ये होती है कि हर वो चीज़ जो जगह घेरे, वज़न रखे। एवरीथिंग विच हैज़ वेट एंड विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज़ कॉल्ड मैटर। तो आपने ऐसी चीज़ ढूंढनी है जो मैटर ना हो। तो ये आपने रिसर्च करनी है, सर्च करनी है इस हवाले से कि कोई ऐसी चीज़ ढूंढनी है जो मैटर ना हो। तो ये आपके ज़िम्मे काम हो गया। उसके बाद हिस्ट्री में मज़ीद बात करते हैं आगे। 1808 की मतलब 19वीं सदी की बात है कि इंग्लिश स्कूल टीचर था जॉन डाल्टन। उसने कहा कि जो एटॉमिक एटम के बारे में जब उसको डिवाइड किया और जो स्मॉल पार्टिकल था उसको नाम दिया एटम का, तो जॉन डाल्टन ने कहा कि हम उसकी बुनियाद पर कंजर्वेशन ऑफ मैटर का जो कानून है उसकी और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन है उसकी एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं बाय द एग्जिस्टेंस ऑफ एटम्स। कि अगर हमारे पास एटम हो, एटम का बारे में हमें मालूमात हो, तो हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन इसकी एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। तो फिर उसने उसकी एक्सप्लेनेशन की। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर के बारे में आपने 9th में पढ़ा होगा, पिछली क्लासों में पढ़ा होगा, डेफिनेट प्रोपोर्शन के बारे में पढ़ा होगा। अगर मज़ीद डिटेल में पढ़ना हो तो मुझे कमेंट में आप मैसेज कर देंगे या व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर देंगे या कॉल करके मैं आपको मज़ीद उसके बारे में डिटेल में वीडियो बनाकर सेंड कर दूंगा। तो जॉन डाल्टन ने ये कहा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन की मैं एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं हम बाय द एग्जिस्टेंस ऑफ एटम। एटम की मौजूदगी में हम उसकी एक्सप्लेनेशन इन लॉ की कर सकते हैं। उसके बाद उसने जो काम किया जॉन डाल्टन ने, वो ये काम था, उसने एटॉमिक थ्योरी पेश की। उसने एटॉमिक थ्योरी पेश जो की थी उसके जो पास्टुलेट थे उसमें जो मेन पास्टुलेट था वो ये था कि ऑल मैटर, जो तमाम के तमाम मैटर हैं वो कंपोज्ड ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। जितने भी मैटर हैं वो मुख्तलिफ एलिमेंट के एटम से मिलकर बने हुए हैं, मुख्तलिफ एटम के एलिमेंट से मिलकर बने हुए हैं। ठीक है। उसके बाद उसने कहा कि विच डिफर इन देयर प्रॉपर्टीज़, जो डिफरेंट एलिमेंट हैं वो प्रॉपर्टीज़ में भी डिफरेंट हैं। ये उसके मेन पास्टुलेट थे। उसने एटॉमिक थ्योरी पेश की और उसके मेन पास्टुलेट में ये बताया कि जितने भी मैटर हैं वो डिफरेंट एलिमेंट से, उनके जो अंदर एटम हैं उनके डिफरेंट एलिमेंट से मिलकर बने हैं जो कि प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंट है। उसके बाद हमने पढ़ ली हिस्ट्री के बारे में मैंने आपको बता दिया कि ग्रीक फ़िलासफ़र क्या कहते हैं, जॉन डाल्टन ने क्या कहा, उसने कौन सी थ्योरी पेश की। उसके बाद डेमोक्रिटस ने क्या कहा। उसके बाद अब हम बात करते हैं एटम के बारे में, उसकी डेफिनेशन के बारे में। हमने हिस्ट्री तो पढ़ ली, उसकी डिफ़ाइन क्या है। तो डिफ़ाइन ये है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच मे और मे नॉट इंडिपेंडेंट। कि ऐसा पार्टिकल जो छोटे से छोटा पार्टिकल हो जो आज़ादाना तौर पर रह भी सकता हो और ना भी रह सकता हो। एग्जिस्टेंस का मतलब है बरकरार रह सकता हो। तो इंडिपेंडेंट भी हो सकता है, नॉट इंडिपेंडेंट भी हो सकता है। तो जब हम इंडिपेंडेंट की बात करते हैं तो उसमें एग्जांपल आ जाती है हीलियम की, नियोन की। जो हीलियम का एटम है वो आज़ादाना तौर पर रह सकता है, विच स्टेबल इन इंडिपेंडेंट स्टेट, वो आज़ादाना तौर पर रह सकता है। हीलियम है वो भी रह सकता है। इसी तरह नॉट इंडिपेंडेंट जो एटम होते हैं उनमें एग्जांपल्स काफ़ी सारी हैं। तो 2-4 की एग्जांपल मैंने यहाँ लिख दी हैं, जिसमें हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। इनके जो एटम है वो आज़ादाना तौर पर नहीं रह सकते, आज़ादाना तौर पर ये बरकरार नहीं रखते, इनको रहना पड़ता है ग्रुप की सूरत में। इसके बाद मॉडर्न रिसर्च आई। मॉडर्न रिसर्च ने ये कहा कि जो एटम है, एटम इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू सब एटॉमिक पार्टिकल।
वो ये कहती है मॉडर्न रिसर्च के जो एटम है उसको हम मज़ीद डिवाइड भी कर सकते हैं, जो कि मज़ीद कंपोज्ड ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल, मज़ीद पार्टिकल से भी मिलकर बना होता है, जिसमें एग्जांपल हैं इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, हैप्रोन हो गया, न्यूट्रिनो हो गया, एंटी न्यूट्रिनो हो गया, और इस तरह काफ़ी सारे पार्टिकल हैं। पहले नंबर पर ये बात होगी कि एटम को फर्दर कंपोज्ड हुआ है मज़ीद सब एटॉमिक पार्टिकल के, जिनकी मिसालें ये हैं। उसके बाद ये बात है मॉडर्न रिसर्च ने की है कि मोर देन 100 सच पार्टिकल्स एग्जिस्ट इन एन एटम। एक एटम के अंदर 100 से ज़्यादा पार्टिकल हैं ऐसे सब एटॉमिक वाले, ये उस एटम के अंदर पाए जाते हैं। ये मॉडर्न रिसर्च ने बात की। उसके बाद मॉडर्न रिसर्च कहती है कि इतने सारे पार्टिकल तो हैं, लेकिन जो फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम है वो सिर्फ और सिर्फ 3 है। ये तीसरे नंबर पर उसने बात की मॉडर्न रिसर्च ने। उसमें पहले नंबर पर इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन हो गया जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है। इस तरह प्रोटॉन हो गया जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूट्रॉन हो गया जो न्यूट्रल होता है, जिस पर कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, ये मॉडर्न रिसर्च के 3 पॉइंट थे। पहले नंबर पे क्या था कि जो एटम होता है वो कंपोज्ड ऑफ सम एटॉमिक पार्टिकल से होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, हैप्रोन, ये वाला। दूसरे नंबर पर ये 100 से ज़्यादा होते हैं एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल। तीसरे नंबर पर जो बेसिक उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, जिनको बायोलॉजी की रूह से हम कह सकते हैं कि डीएनए का किरदार हासिल है, उसमें 3 पार्टिकल हैं, एक इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। उसके बाद जो साइंसदानों ने इसमें कंट्रीब्यूशन की है, इसके बाद मॉडर्न रिसर्च के बाद, उसके बाद एक साइंसदान था जिसने एटॉमिक मास का कंसेप्ट पेश किया। एटॉमिक मास के बारे में आपने पढ़ा होगा, वैसे मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन कर दूं कि सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज कॉल्ड एटॉमिक मास, जो कि न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन मौजूद हैं उनका जो हम सम लेते हैं तो बन जाता है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास ये बन जाता है। इसको जो डिटरमाइन किया वो स्वीडिश केमिस्ट था, सूडान का था, जे बर्जीलियस। उसने इसको डिटरमाइन किया और बताया कि जो हम न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद हैं उनको जमा करते हैं तो बन जाता है एटॉमिक मास। तो जो उसने वैल्यूज़ निकाली थी उन एलिमेंट की, एटम की, उस ज़माने में, तो जब हम आज के मॉडर्न ज़माने में जब हम उनकी वैल्यूज़ निकालते हैं तो मॉडर्न ज़माने में वो बिल्कुल क्लोज आती हैं। इसका मतलब है उन साइंसदानों की कंट्रीब्यूशन की वजह से इतनी मेहनत हुई कि आज के मॉडर्न के ज़माने में वही वैल्यूज़ हमारे काम आ रही हैं जो बिल्कुल क्लोज थी, जिसने हमारे मज़ीद रिसर्च करने में मदद दी। उसके बाद एक और साइंसदान था ब्रेज़िलियस ने भी कंट्रीब्यूशन की। उसने क्या किया, उसने डिवेलप सिस्टम ऑफ सिंबल्स फॉर एलिमेंट। उसने एलिमेंट के सिंबल लिखने के लिए एक सिस्टम बनाया कि किसी एलिमेंट को हम कैसे लिखेंगे। सिंबल बनाकर दिखाया, जैसे हाइड्रोजन के लिए हम H यूज़ करते हैं, सोडियम के लिए Na यूज़ करते हैं, कार्बन के लिए C यूज़ करते हैं। तो उसने बताया कि हम सिंबल किस तरह बना सकते हैं, उसने सिस्टम बना कर दिया। यहाँ तक तो हमारा दूसरा लेक्चर ख़त्म होता है। तो अगर आपको इस लेक्चर में कोई बात समझ ना आई हो, कोई ऐसा पॉइंट जो आपको समझ ना आया हो, तो आप मुझसे व्हाट्सएप के ज़रिए, मैसेज के ज़रिए, कॉल करके, यूट्यूब पे कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं।